लिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था जाट राजवंश। और जाट राजवंश में अपन बदन सिंह तक पहुंच चुके थे। इसके बाद में जो महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक जो जाट वंश के आते हैं वह है महाराजा सूरजमल। तो संस्थापक के बारे में बात करें तो चूड़ामन संस्थापक रहेगा जाट वंश का। और वास्तविक संस्थापक की अगर अपन बात करें तो वास्तविक संस्थापक बदन सिंह रहेगा। तो बदन सिंह के समय में ही महाराजा सूरजमल ने ये राजकार्य संभाल लिया था। तो वैसे देखा जाए तो महाराजा सूरजमल ने काफ़ी युद्ध लड़े हैं। इतिहासकार कुछ 50 युद्ध बताते हैं, कुछ 80 युद्ध बताते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से अगर अपन देखें, क्योंकि महाराजा सूरजमल की मृत्यु लगभग 55 वर्ष के आसपास हो गई थी, तो जो महत्वपूर्ण और जो एक प्रमाणिक युद्ध माने जाते हैं तो वो प्रमाणिक युद्धों की अगर अपन गिनती करें तो लगभग उन्होंने 24 युद्ध लड़े हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराजा सूरज सिंह। शासनकाल भी आपको इनका याद रखना पड़ेगा, 1756 से लेकर 63 तक शासनकाल तो इनका कम ही रहा है। लेकिन इन्होंने अंतिम समय में इनके पिता के आंखों में रोग होने की यानी कि दिखना कम हो गया था, तो इस वजह से राजकार्य इन्होंने संभाल लिया था। और राजधानी अब तो भरतपुर हो ही जाएगी, क्योंकि भरतपुर बसा ही लिया था इन्होंने। 1733 में गढ़ का निर्माण भी करवा लिया था, दुर्ग का। तो राजधानी भरतपुर। अब देखो, 24 युद्ध, प्रमुख 24 युद्धों का वर्णन इनका मिलता है। 24 युद्धों के विजेता है ये। 24 युद्ध इन्होंने अपने जीवन काल में, शासन काल में लड़े हैं। तो इनके कुछ उपनाम हैं। तो जाटों का इनको प्लेटो, अरस्तु या अफलातून, अफलातून अफलातून इनको कहा जाता है। ये कुछ इनके उपनाम है, क्योंकि ये बड़े महत्वाकांक्षी, बुद्धिजीवी और राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो इन्होंने जिस तरीके से प्लेटो और अरस्तु एक बहुत बड़े विचारक और राजनीति के रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में इनका नाम लिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से महाराजा सूरजमल भी उस समय के सूरजमल भी उस समय के एक बुद्धिजीवी, महत्वाकांक्षी और इसमें विचारकों में गिने जाते हैं। तो अब देखो, क्योंकि इन्होंने शिक्षा, साहित्य, उस समय की स्थितियों को देखते हुए इन्होंने अपने राज्य यानी कि भरतपुर की रेवेन्यू इतनी बढ़ा दी थी कि आप ताजुब करोगे कि उस समय की जो रियासतें थी, जो बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, जो भी रियासत, उनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका इन्होंने, क्योंकि इन्होंने व्यापारियों को श्रेय दिया है। उस समय दिल्ली की स्थितियां बड़ी खतरनाक, क्योंकि दिल्ली का भी लगभग लगभग पतन के कगार पे था। तो एक यूं कहा जाए तो भारत की एक शक्तिशाली जो रियासत है वो उस समय भरतपुरी है। उस समय अगर देखा जाए तो 2.25 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो आप कि राजस्थान की स्थिति देखते हैं अपन। उस समय क्या होता है कि अफगानों के आक्रमण होते हैं। अफगानों के आक्रमण के समय दिल्ली की भी स्थिति खराब थी और रियासतें तो लगभग कमजोर हो ही चुकी थी। रियासतों की तो स्थिति बड़ी खतरनाक थी उस समय। उस समय केवल एक ही भारत की एक रियासत थी जो भरतपुर शक्तिशाली रियासत के रूप में गिनी जाती थी। देखिए आप थोड़ा से उस समय की स्थिति, कंधार से अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है दिल्ली के ऊपर।
उस समय इतनी खतरनाक स्थिति इसने पैदा कर दी थी कि इसने कृष्ण की नगरी मथुरा को इतना भयंकर लूटा, और लूटा जो तो लूटा, लेकिन उस समय इसने क्या कर दिया था, बिल्कुल कत्ले आम का आदेश दे दिया था। कत्ले आम का आदेश दे दिया था, और यहां तक कह दिया था कि जो भी काफिर की एक मुंडी काट के लाएगा उसको 5 रुपए इनाम दिया जाएगा, और जो भी अगर आप सामान लूटो वो सामान भी तुम्हारा है। यानी कि अगर आपसे यह कह दिया जाए कि इस नगरी को लूटा जाए आपके द्वारा, और जो सामान मिले, सोना चांदी जो भी है वो आपके रहेंगे, आप तो केवल जितनी मुंडियां काट के लाओगे, जितने सर काट के लाओगे, उसका अलग से आपको 5 रुपये 8 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब, अहमद शाह अब्दाली की सेना ने कहने का मतलब बहुत नरसंहार, जो कृत्य करना नहीं करना चाहिए था वो कृत्य भी किए, और वजीर को जाके गर्दनें काट काट कर वजीर को गिनाते थे, और उससे 5 रुपए लेते थे। जैसे 5 मुंडियां लेके गए, 5 गर्दन लेके गए, तो 25 रुपए उसको दिए जाते थे। और जो सामान, जो सोना चांदी लूटा, तो कहने का मतलब सेना ने इतना सामान, इतना धन इकट्ठा कर लिया, फालतू चीजें तो उन्होंने फेंक दी। और ये मान के चलिए कि इसने एक तरीके से बलात्कार भी किए, और बहुत सारे ऐसे कृत्य किए, जो अमानवीय हरकतें इसने पूरी की। उस समय क्या होता है, उस समय अब देखो, भरतपुर तो यहां पड़ेगा, डर भरतपुर का ही है, यहां पर बैठे हुए हैं महाराजा सूरज सिंह। तो उस समय इसने युद्ध का प्लान तो बनाया, महाराजा सूरज सिंह के ऊपर मानस तो था इसका। तो इसने क्या है, एक संदेश भेजा महाराजा सूरज मल को कि रुपये रुपये दो। 1 करोड़ की मांग की थी उस समय, पत्र भेजा संदेशवाहक के द्वारा। इसने कहा कि मैं तैयार हूं, मेरी सेना तैयार है, आओ युद्ध करो। तो इस तरीके से कहने का मतलब, जब इसका संदेश गया तो पता नहीं इसको क्या हुआ, और ये वापस, कहने का मतलब वापस चला जाता है। अब अटैक होगा दोबारा, मोहम्मद शाह अब्दाली का अब दोबारा अटैक होगा। लेकिन उस समय की जो स्थितियां है, वो अटैक कैसे होता है, देखो आप। अब्दाली का अटैक हुआ, अब्दाली आक्रमण करता है और दिल्ली आ जाता है। इधर से मराठा चलते हैं, यानी कि ये जो युद्ध होता है, ये मराठा और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में होता है। यहां से मराठा चलता है कौन, सदाशिव राव भाऊ, सदा शिव राव भाव, अपनी पत्नी, बीवी, बच्चे, सब बहुत सारी 50 हजार सेना के साथ में मराठा यहां से चलता है। मराठा इधर से जाता है, तो सीधी सी बात है, भरतपुर यहां पड़ेगा। उस समय महाराजा सूरजमल भरतपुर में विराजमान थे, तो यहां इनके बीच में वार्ता भी हुई। ऐसा कहा भी जाता है कि ये दिल्ली तक भी गए, और उस समय कुछ सलाह सदाशिव राव भाव को महाराजा सूरजमल ने दी, लेकिन उसने कुछ घमंडीपन मान लो आप, कुछ ऐसा, क्योंकि युवा था और इस तरह की बातें थी, तो उस जो जो सुझाव दिए, कहने का मतलब महाराजा सूरजमल ने, कि भाई अभी सर्दी है, युद्ध को टाला जाए जैसे तैसे करके ये। और दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि भाई इस क्षेत्र को मैं ज्यादा जानता हूं, इस क्षेत्र को मैं ज्यादा जानता हूं, तो मुझे यहां का नेतृत्व दिया जाए, मुझे यहां का सेनापति बनाया जाए, ताकि अगर कोई समस्या भी आ जाए तो उससे निपटा जा सके। दूसरी बात, ये जो तुम पत्नियां लेके आए हो, गाने बजाने वाले लेके आए हो, तो ये क्या है, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तुम ये सारी चीजें यहां लेके आए हो, तो ये क्या है कि मान लो बीवी बच्चों को पकड़ लिया तो अपन तो वैसे ही हार जाएंगे।
अधिकतर यही होता है, जैसे मान लो सेना हारने वाली है और अगर मान लो बीवी बच्चों को कैद कर लिया तो सीधी सी बात है अपन को पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी या संधि करनी पड़ेगी या मैत्री करनी पड़ेगी। यानी कि महाराजा सूरजमल की एक भी बात इस सदाशिव भाव ने नहीं मानी और ये सीधा, यानी कि जो युद्ध होता है वो होता है पानीपत का युद्ध। किसके बीच में? हालांकि ये पानीपत का तीसरा युद्ध है जो 1761 में अब्दाली और भाऊ के बीच में होता है। भारतीय इतिहास को इसने बदल दिया था एक तरीके से। इतना खतरनाक टर्निंग पॉइंट था ये कि अगर सूरजमल की बात ये भाऊ मान लेता तो फिर भारतीय इतिहास ही अलग होता। तो इस तरीके से कहने का मतलब उस समय स्थितियां भी बड़ी खतरनाक थी और मैं यूं कह रहा हूं कि मराठा भूखे ही लड़े थे इस युद्ध में, तो हार तो निश्चित होनी थी। तो इस युद्ध में कहने का मतलब सदाशिव भाव मारा जाता है। अपन ज्यादा बड़ी इसको टॉपिक को नहीं लेते हैं। तो सदाशिव भाव मारा जाता है। अब भाव मारा जाता है तो सेना तो तितर बितर होनी है, भागना शुरू हो गई। जब भागना शुरू होगी तो सीधी सी बातें कहाँ आएगी? इधर भरतपुर होते ही तो आएगी इधर से। तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने कहने का मतलब इनको खाने पीने की सारी व्यवस्था की। भूखे थे राजा उस समय, सर्दी, क्योंकि ये युद्ध 14 जनवरी को लड़ा गया था। ये भी डेट पूछी जा चुकी है। 14 जनवरी के समय भयंकर सर्दी रहती है। अभी तो कम पड़ती पर उस जमाने में बहुत सर्दियां पड़ती थी, बहुत बारिशें होती थी, बहुत गर्मियां पड़ती थी, तो भयंकर सर्दी थी। तो कहने का मतलब उनको सारी व्यवस्था, और उसकी एक जो पत्नी थी इसकी सदाशिव भाव राव की, ये तो मर ही गया था, इसकी पत्नी थी पार्वती। खूब इनको है ना जो बढ़िया, और यहाँ के जितने भी जो जाट लोग थे उनसे भी महाराजा भरतपुर ने कह दिया कि भाई मराठों को परेशान मत करना, लूटापाटी मत करना। यानी कि हारी हुई सेना को कहने का मतलब महाराजा सूरजमल ने आश्रय दिया और उनको खूब मतलब खाने पीने की, ओढ़ने बैठने की व्यवस्था की। और उसके बाद में वहां तक महाराष्ट्र तक पहुंचाने तक का भी उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी। 8 दिन का भोजन दिया, एक एक इसको सिपाही को 2-2 5-5 रुपए भी दिए, एक एक रजाई भी दी। कहने का मतलब सुरक्षित रूप से उन्होंने महाराष्ट्र तक पहुंचाया। आज भी आप कभी महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो नासिक में और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाट है। वो जाट कौन से? ये अपने ही जाट है वहां पे, भरतपुर वाले। क्योंकि ये जब गए ना तो सदाशिव भावराव की पत्नी ने कहा कि भाई अगर आप यहां रहना चाहो तो रह सकते हो। तो इस तरीके से कुछ जाट वहीं बस गए। तो हमारे भरतपुर के जो जाट है, सिंसनीवार के गोत्र के जो जाट है, वो आज भी वहां पे कहने का मतलब मिलते हैं। तो इस तरीके से ये युद्ध में भाव मारा जाता है और इसकी पत्नी को बाइजत वहां महाराष्ट्र तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में वैसे तो पहले ही अटैक महाराजा सूरज सिंह जी ने पहले दिल्ली पर आक्रमण किया था, पुरानी दिल्ली पर। पुरानी दिल्ली पर उससे पहले आक्रमण किया था। उस समय क्या है, वहां से वो एक झूला लेके आए थे। झूला याद रखना आप, ये झूला था जिसपे नूरजहां झूलती थी। ये झूला लेके आए थे महाराजा सूरजमल। अब उसके बाद में क्या होता है? अब स्थिति क्या होती है? अब स्थिति यह होती है कि महाराजा सूरजमल आक्रमण करते हैं। अब किसके ऊपर? आगरा के ऊपर। और आगरा के ऊपर 1761 में ही आगरा के ऊपर आक्रमण करते हैं। क्योंकि महाराणा जब इसकी बात नहीं मानी, भाव ने बात महाराणा, तो ये वेट कर रहे थे इस बात का कि इस युद्ध का परिणाम क्या आते हैं। ये बिल्कुल भी कहीं इसमें उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए, भाग नहीं लिया, क्योंकि बात नहीं मान ली तो वो एक आत्मसम्मान वाली बात है। महाराजा सूरजमल ने मतलब इसको अपने आप से अलग कर लिया था और इस युद्ध के परिणाम का वेट कर रहे थे। और वेट यही निकला कि युद्ध का परिणाम तो हार का होना ही होना था। तो अपन ने तो कुल मिला के मराठों का सहयोग किया, सीधी सी बात यह है। तो महाराजा सूरजमल ने आगरा पर अटैक किया और आगरा को जीत लिया 1761 में। अब महाराजा सूरज सिंह क्या करते हैं? आगरा के किले को पूरे को गंगा जल से धुलवाते हैं, वहां के सिंहासन वगैरह वगैरह को धुलवाते हैं। ये पहला हिंदू शासक है
जिसने मुगलों को छोड़कर हमारा भारतीय शासक, हिंदू शासक आगरा की गद्दी पर बैठा है। क्योंकि मुगलों की दूसरी राजधानी गिनी जाती है आगरा, पहली दिल्ली, और ज्यादातर मात्रा में आगरा दूसरी राजधानी के रूप में मुगलों की रही है। तो आगरा पर अगर कोई बैठा है हिंदू शासक तो वो महाराजा सूरजमल सिंह है। यानी कि जाट राजवंश एक अपने आप में अलग ही पहचान बना लेता है इस चीज को लेके। अब होता क्या है कि उसके बाद में महाराजा सूरजमल अटैक करते हैं दिल्ली पर। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें मिलती है बेटा। कई बार तो ऐसा होता है कि महाराजा सूरजमल दिल्ली को जीत कर आ रहे थे, कुछ ये कहते हैं कि ये जा रहे थे, तो कहने का मतलब हिडन नदी के किनारे पे, हिडन नदी के किनारे पर एक युद्ध होता है और कोई हमला करता है अफगान और रुहेल खंड के जो वहां रुहेल थे, तो ये इन पे आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में, यानी कि इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इस युद्ध में महाराजा सूरजमल नहीं मारे जाते तो हमारा दिल्ली पर अधिकार हो जाता। ये पहला शासक था जो दिल्ली पर बैठ था। यानी कि ये एक तरीके से इस युद्ध की स्थिति इस तरीके थी कि महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी सेना बराबर लड़ रही थी। और जब बराबर लड़ रही थी तो उस समय विपक्षी सेना ने यह सोचा कि यार महाराजा सूरजमल मर भी गए कि नहीं मरे, सेना बराबर वैसी की वैसी लड़ रही थी। तब ये कहावत प्रचलित होती है कि जाट जब मरे जब 13वीं हो जाए। यानी कि जाट जब मरता है जब उसका श्राद्ध हो जाता है। कहने का मतलब बिल्कुल भी सामने वाले को पता ही नहीं चलने दिया कि हमारा राजा मर चुका है और वो बराबर युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये कहावत जब से प्रचलित है कि जाट जब मरेड़ो जाने, जब 13वीं हो जाए, जब 13 दिन पूरे हो जाए, जब भी समझो कि जाट मर चुका है। तो इस तरीके से महाराजा सूरजमल की सेना बराबर लड़ रही थी और सामने वाले को पता भी नहीं चल पा रहा था कि राजा मरा कि नहीं मरा। तो इस तरीके से कहने का मतलब इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह घटना है वही 1763 की। यानी कि इनकी मृत्यु होती है क्रिसमस डे के दिन, 25 दिसंबर, ये आपको याद रखना है। 25 दिसंबर को इनकी मृत्यु होती है 1763 में। इनका जन्म है जो बसंत पंचमी को होता है, बसंत पंचमी 1707। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। इसके बाद में अब देखो, इनकी एक पत्नी है। वैसे तो महाराजा सूरज सिंह जी की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन इनकी जो एक पत्नी है वो आपको याद रखनी है, वो है पार्वती। पार्वती देवी। पार्वती देवी अपने पुत्र से कहती है जवाहर सिंह से कि युद्ध का बदला तो लेना है। तो जवाहर सिंह इसका पुत्र जवाहर सिंह से कहती है कि युद्ध का बदला तो लेना है, मृत्यु का बदला तो लेना है, तो चलो आक्रमण करो दिल्ली पर और मैं भी साथ में चलूंगी। दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली को जीता जाता है और वहां से कुछ चीजें लाई जाती है। तो वहां से जो चीज लाई जाती है वह है एक तो किवाड़। किवाड़ का मतलब दरवाजा। दरवाजा कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है। आप कभी पुराने गांवों में जाना, वहां बड़े बड़े भयंकर दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे होते हैं जो देखने लायक होते हैं। ये दरवाजा भी कोई छोटा मोटा दरवाजा नहीं है, ये अष्ट धातु का दरवाजा है जिसमें सोना चांदी तांबा पीतल इस तरीके से बना हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये दरवाजा कभी चित्तौड़ दुर्ग पर लगा हुआ था और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय ये उखाड़ के ले आया था। बाद में फिर शाहजहां ने इसने आगरा को किले पे भी लगवाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब जवाहर सिंह लाया था तो महीने 2 महीने ये वहीं भरतपुरी दुर्ग में ही पड़ा रहा था। बाद में फिर ये लोहागढ़, जो लोहागढ़ के दुर्ग में लगाया, भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फिर बाद में
एक एक डेढ़ महीने 2 महीने तक पड़ा रहा था और इन्होंने सूचना भेजी मेवाड़ कि भाई अगर आप इस दरवाजे को ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अमानत है। अलाउद्दीन खिलजी लेके गया था, मैं इसको ले आया। तो एक डेढ़ महीने तक कोई नहीं आया। बाद में फिर कोई आया भी था, ऐसा भी कहा जाता है कि कोई आया था, पर उस समय तक महाराजा इसने जवाहर सिंह ने ये दरवाजा लोहागढ़ के लगा दिया था कि अब तो लगा दिया, अब कोई उखाड़ा भी नहीं जाएगा। इस तरीके से भी कुछ किताबों में लिखा मिलता है। तो कहने का मतलब ये चित्तौड़ दुर्ग का दरवाजा है। बाद में शाहजहां ने आगरा के किले में लगा दिया था और जवाहर सिंह ये वहां से लाल किले से उखाड़ के, और कहने का मतलब यहां ले आया था। एक और चीज ले आया था, बेड। बेड का मतलब पलंग। ये बेड बड़ा खतरनाक था। ये काले संगमरमर का बना हुआ था, लगभग 50 आदमियों से तो हिलता ही नहीं था, इतना खतरनाक था। तो कहने का मतलब ले तो आए इसको, अब क्या करें इसका सोने बैठने के काम का था। तो किसी ने पूछा कि जवाहर सिंह जी, ये मुगलों के जब मरते हैं ना तो इस पे स्नान कराते हैं, तो ये पलंग सोने बैठने का नहीं है। ये तो मुगलों के जो मुगल दरबार मर जाते थे ना, तो उनको उस पे नहलाते थे, उस पे तैयार करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हटाओ रे, इस पे डीग के महलों में, कभी आप डीग के महल देखने जाना। डीग के जल महल प्रसिद्ध है, वैसे जयपुर के भी जल महल है, लेकिन प्रसिद्ध डीग के जल महल है। तो डीग के जल महलों के मुख्य गेट पे ये लगा, वहां रखा हुआ है। तो इस तरीके से कहने का मतलब 2 चीजें लेके आए और बाद में फिर ये लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर सिंह ने लगा। जवाहर सिंह ने एक और चीज बनवाई, वह है जवाहर बुर्ज। इस बुर्ज पे क्या होता है, इस बुर्ज पर याद रखना आप, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस बुर्ज पर जाट शासकों का राज तिलक होता है। जाट शासकों का राज तिलक, भरतपुर के जो जाट राज शासक थे उसका राज तिलक जवाहर बुर्ज पे होता है। अब इसके बाद में होता क्या है कि जब ये सारी घटना होगी तो किशोरी देवी, किनकी पत्नी, महाराजा सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी कहती है कि मैं पुष्कर स्नान करूंगी। उसने कहा, जवाहर सिंह ने, कोई बात नहीं माता, पुष्कर स्नान करा देंगे आपको। कि नहीं, मैं ऐसा वैसा स्नान नहीं करूंगी, मैं शाही स्नान करूंगी, मैं महाराजा सूरजमल की पत्नी हूं। लेकिन ठीक है, शाही स्नान करा देंगे। तो ऐसा कहा जाता है, जब जवाहर सिंह शाही स्नान कराने जा रहे थे पुष्कर में, तो किसी भी ऐसे शासक की मतलब ये नहीं हुई कि उसका कोई विरोध कर ले या कोई उसके ऊपर आक्रमण कर दे, इतना शक्तिशाली था जवाहर सिंह भी। तो वही शाही स्नान हुआ। इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं आती है, बहुत सारी परंपराएं आती है, तो उसके विषय में कभी फुर्सत में बात करेंगे। तो जब यहां से शाही स्नान करके जा रहे थे जवाहर सिंह, तो उस समय क्या है, कहा जाता है कि जयपुर वालों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जाट तो अपनी विजय मानते हैं, जवाहर सिंह तो अपनी विजय मानते, वो तो मृत्यु हो ही गई थी, और जयपुर वाले अपनी जीत मानते हैं, दोनों अपनी अपनी जीत मानते हैं। इसके बाद में शासक बन जाते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने मराठों को शरण दे रखी थी, और मराठों को शरण, क्योंकि अंग्रेजों को अगर किसी का डर था तो वो मराठों का ही था। वैसे तो पानीपत के युद्ध में बुरी तरह से हार चुके थे और राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी भरतपुर को छोड़कर लगभग सभी कमजोर हो चुकी थी, तो अंग्रेज हावी हो चुके थे एक तरीके से। तो रणजीत सिंह जब शासक बनता है तो इसने मराठों को शरण दे रखी थी, और लोहागढ़ दुर्ग पर एक अंग्रेज लॉर्ड लेक के द्वारा आक्रमण होता है। लॉर्ड लेक कुछ किताबों में लिखता है कि इसने 13 बार आक्रमण किए, कुछ किताबों में यह लिखा जाता है कि इसने 5 बार आक्रमण किया, अपन 5 बार मान लेते हैं। 5 बार आक्रमण किया पर लोहागढ़ को नहीं जीत पाया, क्योंकि लोहागढ़ है जो ऐसे मिट्टी पे, इस तरीके से मिट्टी के टीले के ऊपर बना हुआ है, चारों तरफ खाइयां हैं और जिसमें पानी भरा हुआ है। ये आपको मैंने लोहागढ़ की स्थिति पहले भी बता दी थी।
वो इस तरीके से बना हुआ था कि वो यहाँ से जो तोपें चलाता था, तो वो तोपें चलती थी, तो ये मिट्टी जो आसपास जो मिट्टी के ऊपर बना हुआ था, तो ये मिट्टी में जाकर ये तोप का गोला घुस जाता था और वो तोप का गोला ठंडा हो जाता था, ऐसा भी कहा जाता है। या फिर उसकी बनावट ऐसी तिरछी टाइप है कि गोला उससे जो दागते थे वो फिसल के निकल जाता था। इस तरीके से कहने का मतलब लॉर्ड लेक परेशान हो गया, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं, अजय दुर्ग भी कहते हैं। और अंग्रेजों ने इसको आयरन फोर्ट कहा। आयरन फोर्ट का मतलब हुआ लोहागढ़। और बाद में फिर रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, और ये सहायक संधि नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये मैत्री संधि है। जो अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में हुई ये मैत्री संधि है, ये सहायक संधि नहीं है। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो मुख्य मुख्य जो शासक हैं, कोई बचेंगे तो करवा देंगे, अभी ब्रजेंद्र सिंह जी है और भी है, अंतिम शासक है जो प्रजामंडल के समय में आते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो महाराणा रणजीत सिंह और जवाहर सिंह और इनके पिता महाराजा सूरजमल जो एक जाटों के पराक्रमी शासक माने जाते हैं, जिनकी तुलना प्लेटो और अरस्तु से की जाती है, इनका जो मुख्य मुख्य चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जाती है वो मैंने आपको संपूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है। अगले जो शासक बचेंगे तो अपन कल के टॉपिक में करवाएंगे।